आपको बजाज से पर्सनल लोन तो मिल जाएगा और लोन लेने का पूरा प्रोसेस भी बता रखा है। और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि लोग क्या क्या गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनका पर्सनल लोन अप्रूव नहीं होता। सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। पर एक बात का याद रखना, लोन आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी से तभी ले रहे हो क्योंकि अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, अभी आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है। और देखो, जहां जल्दबाजी होती है वहां पर काम खराब हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं, लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों को पता होनी चाहिए। अब कौन कौन सी वो बातें हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, देखो, लोन आप तभी लेना जब आप लोन रीपे करने का दम रखते हो। और लोन लेने से पहले 10 बार सोच लेना कि क्या वाकई में आपको लोन की जरूरत है। देखो, मुसीबत के टाइम पर लोन लेना कुछ गलत नहीं है, पर फालतू खर्चे के लिए लोन लेना ये बहुत गलत है। या फिर आप लोन ले लो उसके बाद रीपे ना करो, ये तो और भी ज्यादा गलत है। इससे आप मुसीबत में आ जाओगे। देखो, अब हम ना पर्सनल लोन की पॉजिटिव साइड्स भी देखते हैं और नेगेटिव साइड्स भी देखते हैं, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको वाकई में लोन लेना है कि नहीं लेना। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड्स की बात करते हैं। पॉजिटिव साइड के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखो, जो पर्सनल लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है। मतलब कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बैंक या एनबीएफसी आपको ऐसे ही लोन दे देंगे। इसके अलावा जो पर्सनल लोन है वो आज के टाइम में इंस्टेंट ही अप्रूव हो जाता है। मतलब अभी आपको पैसों की जरूरत है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो हाथों हाथ ही आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। वैसे देखो, बैंक के अंदर अलग प्रोसेस है, एनबीएफसी के अंदर अलग है। कहने का मतलब है कि हाथों हाथ भी हो जाते हैं और 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, पर इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। बैंकों के अंदर अप्लाई करोगे तो 1 से 2 दिन भी लग जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो हाथों हाथ आ जाएंगे, बैंक के अंदर जाके अप्लाई करोगे तो 1 से 2 दिन का टाइम लग जाएगा। जो ये एनबीएफसीज हैं, जैसे कि ये बजाज हो गया, नावी हो गया, इनके अंदर हाथों हाथ आ जाता है। तो अपना अपना क्राइटेरिया है, बस कहने का मतलब है कि पर्सनल लोन आपके अकाउंट में क्विक ट्रांसफर हो जाता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिडिक्टेबल रिपेमेंट शेड्यूल का। मतलब कि आप आसानी से अपनी ईएमआई बनवा सकते हो और जैसे ही आपकी सारी ईएमआई खत्म हो जाएगी तो आपका लोन खत्म हो जाएगा, तो आप इजीली ईएमआई बनवा सकते हो। और चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है कि देखो, जो पर्सनल लोन है वो इजीली सबका अप्रूव हो जाता है। आज के टाइम में ना बैंक लोन देने के लिए उतावले हैं। मतलब कि कोई भी बंदा आता है ना, उसे लोन दे देते हैं। देखो, जिसका सिविल स्कोर या डिफॉल्ट कर रखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर एक कोई नॉर्मल पर्सन है जिसने आज तक कभी लोन ना लिया हो, आप बैंक में जाओगे आपको इजीली लोन मिल जाएगा। बाकी देखो, बैंक टू बैंक और एनबीएफसी में डिपेंड करता है। अगर आप एनबीएफसी जैसे कि बजाज और नाभी में जाओगे, ये तो आपको तुरंत ही दे देंगे। बैंक वाले एक आधी चीज फालतू चेक करेंगे, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। बट कहने का कुल मिला के मतलब है कि आज के टाइम में लोन लेना बहुत आसान है। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और ऐड करूंगा। देखो, जब किसी को अर्जेंट पैसे चाहिए होते हैं ना, जब कोई बंदा मुसीबत में होता है, तब आपका लोन ही काम आता है। उस टाइम पर आपको लोन ही बचाता है। पर बस ध्यान ये रखना होता है कि जब भी आप लोन लो तो इतना दम हो आपके अंदर कि आप लोन रीपे कर दें। तो ये तो थी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात पर्सनल लोन की। अब हम यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे पर्सनल लोन की। देखो, अभी तक हम ना यहाँ पर ओवरऑल पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर अभी हमने बजाज की बात नहीं करी। इस वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे बजाज से पर्सनल लोन ले सकते हैं। उससे पहले हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल लोन के नेगेटिव साइड्स की। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आमतौर पर जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो और लोन्स के मुकाबले ज्यादा होता है। मानो अगर आपको होम लोन यहाँ पर 11% या 10% पर मिल रहा है, तो जो आपका पर्सनल लोन है वो कम से कम आपको 15% पर मिलेगा। देखो, वैसे डिपेंड करता है कि पर्सनल लोन हर किसी के सिविल स्कोर के ऊपर, किसी को 11% पर मिल जाएगा, किसी को 20 पर भी मिलता है, किसी को 22 पर भी मिलता है, किसी किसी को 30% पर भी मिलता है। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम पर आपको लेना होता है कि नहीं लेना होता। बट पर्सनल लोन के जो आमतौर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये तो चलो ठीक है, सबको पता है कि अनसिक्योर्ड लोन है, इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। क्योंकि देखो, आपको कोई भी सामान गिरवी नहीं है, बैंक भी थोड़ा सा रिस्क लेगा तो वो रिवॉर्ड भी ज्यादा पाएगा, इसलिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रखे हुए हैं। यहां तक तो ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसके अलावा भी 2-3% के एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं। पूरा का पूरा बताऊंगा वीडियो के अंदर। जब हम अप्लाई करेंगे ना, उस टाइम पर दिखाऊंगा कि ये चार्ज लगा, वो चार्ज लगा, ताकि आपके ज्यादा पैसे ना कटे, आपको सारी चीजें समझ आए। पूरा का पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखो, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर, मेरे को पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपको जरा सी वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर करना, इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें, मान लो किसी ने लोन ले लिया, अब उसकी जो ईएमआई भरने की तारीख थी, मान लो 30 तारीख थी, अब वो नहीं भर पाया, मान लो 1 तारीख होगी, तो 1 दिन का गैप आ गया। तो अगर आपने 1 दिन का भी गैप आ गया, तो यहाँ पर जो ये लोन वाले हैं ना, चाहे किसी से भी लो, बजाज से लो, कोटक से लो, एसबीआई से लो, कहीं से भी लो, बैंक से लो, एनबीएफसी से लो, ये आप पर फिर हैवी पेनल्टी इंपोज करते हैं।
हैवी पेनल्टी तो लगाते ही लगाते हैं, साथ साथ फालतू के 2-3 चार्ज और लगते हैं, बाउंस चार्ज, पीनल चार्ज, अलग अलग चार्जेस होते हैं जिससे आपकी जेब पर और ज्यादा नुकसान पड़ता है, फिर आप और मुसीबत में आ जाते हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मान लो एक आधा दिन तो चलो ठीक है, कुछ नहीं होता कि बंदा भर देता है, मान लो किसी ने 90 दिन बीत गए उसने कुछ भी पेमेंट नहीं करी, तो वो बंदा ना एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैंकिंग लाइन के अंदर टर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि बंदा बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग है, मतलब कि परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब बैंक के लिए या एनबीएफसी के लिए वो मुसीबत बना हुआ है। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में सबसे पहले तो आपका सिविल स्कोर इंपैक्ट होगा, ताकि आप किसी और बैंक या फिर एनबीएफसी से जाकर लोन ना ले सको। उसके बाद सिविल स्कोर तो इंपैक्ट होगा, साथ साथ क्या होगा, फिर बैंक ना एक्टिव हो जाता है, उसको पता है कि उसका पैसा नहीं आ रहा, फिर क्या होता है, बैंक की तरफ से रिकवरी एजेंट घर जाते हैं, पहले तो वो बिल्कुल प्यार से रिकवरी करते हैं, उसके बाद में लोग नहीं समझते, पैसा नहीं देते, फिर बैंक क्या करते हैं, फिर वो थर्ड पार्टी एजेंट्स हायर कर देते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा प्रूफ भी लगा के दिखाऊंगा साइड में कि कैसे थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं, कि क्या क्या होता है, आपको पता ही है, या तो यूट्यूब पे वीडियो लिख लेना कि बैंक रिकवरी, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब वो बैंक क्या करेगा, उनसे रिकवर नहीं हो रहा तो वो थर्ड पार्टी एजेंट्स को घर भेजेगा, फिर आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी एजेंट्स किस तरीके से रिकवरी करते हैं। इसी के साथ साथ बैंक या एनबीएफसी फिर एक काम और करते हैं, जो भी आपने अकाउंट में पैसे लिए होते हैं ना, मान लो कि आपने बजाज के साथ अप्लाई किया या किसी और बैंक के साथ अप्लाई किया, मान लो जिस भी बैंक के साथ आपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया, वहां पर आपने अपना अकाउंट नंबर दिया होगा, उसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। मान लो उस टाइम पर जो आपका अकाउंट, जिस भी अकाउंट में आपने पैसे लिए वो आईसीआईसीआई का अकाउंट था, तो उस टाइम पर क्या होगा, अब आपने लोन नहीं भरा तो आईसीआईसीआई का अकाउंट जो है ना, वो बैंक आपका फ्रीज कर देगा, उसके अंदर जितने ही पैसे पड़े होंगे वो आपके फ्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो रिकवरी करनी है ना, आप पैसा नहीं दे रहे तो वो क्या करेंगे, आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, उसमें से जो पैसे हैं वो वहां पर लेने की कोशिश करेंगे, तो आपका अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। इसको हम बोलते हैं कि बैंक ने लीन लगा दिया। अब लीन के अलावा भी बैंक के पास और भी पावर्स होती हैं, लाइक कि आपके बैंक में पैसे ही नहीं पड़े, अब लीन लगा दिया तो बैंक क्या करेगा, उसका रिकवरी नहीं हो रहा पैसा, तो इसके अलावा बैंक के पास और भी पावर्स होती हैं। अब क्या पावर्स हैं? वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब बेसिकली कोर्ट में जाएंगे, आप बोलोगे क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो, जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, चाहे कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करो, उस टाइम पर एक चीज आती है डीपीएन, यानी कि डिमांड प्रोमिसिंग नोट। देखो, जब भी आपको पता है कि आप लोन लेने के लिए जाते हो, वहां पर आप साइन करते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। बहुत रेयर ही बंदे पढ़ते हैं, उनको ये होता है कि फटाफट लोन आ जाए, जल्दी वाला काम है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, उन सबको ये होता है कि जल्दी से पैसे अकाउंट में आ जाए, बट आप वहां पर साइन करते हो। वहां पर साइन करते हो तो एक चीज आती है डिमांड प्रोमिसिंग नोट। बेसिकली ये एक तरीके का ना ब्लैंक चेक होता है। अब आपको पता है कि आपने, मान लो कि आपने बैंक के अंदर चेक लगाया, किसी ने आपको चेक दिया और आपने आगे चेक लगाया, अब उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक बाउंस हो गया, तो उस टाइम पर क्या होता है, बाउंस का ना एक अलग से सेक्शन बना रखा है, चेक बाउंस का सेक्शन 138। उसके अंदर ना अगर 2 साल तक की आपको जेल भी हो सकती है, बहुत कोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि क्या चीज सुनाते हैं। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पर्सन को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है, या फिर उसको हैवी पेनल्टी देनी पड़ती है। वो सारी की सारी चीजें अलग है, बट मैं ये बता रहा हूँ कि बैंक के पास कोर्ट में जाने की अथॉरिटी भी होती है, आपको लीगल नोटिस भी आ सकते हैं। वैसे जनरली कोर्ट के अंदर सेटलमेंट ही होती है, बट वो बैंक टू बैंक या एनबीएफसी टू एनबीएफसी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इसका कितना बड़ा लोन है, कितना छोटा लोन है, सेटलमेंट का क्या है, वो जज के ऊपर ही डिपेंड होता है। सारी की सारी चीजें वो अलग है। बस कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि जो बैंक है उसके पास पावर होती है कोर्ट में जाने की भी। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको पर्सनल लोन की पॉजिटिव साइड भी बता दी और पर्सनल लोन की नेगेटिव साइड भी बता दी। अब देखो, कुल मिला के कंक्लूजन यहाँ पर यही निकलता है, किसी बंदे को कुल मिलाकर अगर बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और उसको मतलब कहीं अच्छी जगह लगाना है, मान लो कि कोई बंदा बीमार है, पैसों की जरूरत है, कुछ भी लगा लो, उस टाइम पर तो देखो पर्सनल लोन बेस्ट है। आपको फालतू खर्चे करने हैं, आईफोन लेना है, ट्रिप मारनी है, तो उसके लिए पर्सनल लोन नहीं है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जिंदगी आप अपनी तरफ से जैसे मर्जी जियो। बट कुल मिला के बात यह है कि कंक्लूजन ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और आप पर्सनल लोन रीपे करने का दम रख सकते हैं तो अभी पर्सनल लोन लेना, वरना पर्सनल लोन मत लेना। तो चलो, अब आपको समझ आ गई क्या चीज है पर्सनल लोन की। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बजाज का हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलो, अब हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे बजाज पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बजाज पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो बजाज के इंटरफेस पर जाना होगा, उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बाकी आप गूगल पर जाकर भी कर सकते हैं, पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप गूगल पर लिखोगे बजाज पर्सनल लोन तो बजाज फिनसर्व वाला ही करना, बजाज मार्केट्स वाला मत करना, क्योंकि मार्केट्स वाला अलग कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। बेसिकली वहां पे जाके अप्लाई करोगे तो आपको बजाज पे जरूरी नहीं कि पर्सनल लोन उस पर अप्लाई हो, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, कि एम पॉकेट पे कर दिया, ट्रू बैलेंस पे कर दिया, वो बीच में मीडियोकर का काम कर रहा है। बट जो बजाज फिनसर्व है वो खुद का ही पर्सनल लोन देता है। तो मैंने इसलिए बोल रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर ना आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही देखो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया कि आपको कितना लोन चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट डालो जितना भी चाहिए। जैसे आप अमाउंट डालोगे उसके बाद बोला गया अपना टाइम पीरियड चूज कर लो, वो आप एक बार अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी कर लेना। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए अमाउंट डाल रहा हूँ, एक बार के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 84 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पर ना 3 चीजें आएंगी, फ्लेक्सी टर्म, फ्लेक्सी हाइब्रिड और टर्म लोन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे तीनों में से कौन सा ये वो बहुत सारी चीजें हैं। सिंपल सी बात याद रखना, हमें टर्म लोन के लिए अप्लाई करना है, जो बेसिक हमारा पर्सनल लोन होता है ना, जिसमें फालतू चार्जेस वगैरह नहीं होते। बाकी के दो हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, बट इनके अंदर ना चार्जेस बहुत ज्यादा है। अब मैं इन पर डिटेल में कंपैरिजन करने लगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। बाकी सीधा सीधा यहाँ पर मैं आपको कहूंगा टर्म लोन पर ही क्लिक करना। टर्म लोन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद ना यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी 84 मंथ्स की ईएमआई इतनी पड़ेगी, ऐसे पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 11%। अभी ये फाइनल नहीं है, एक बार अभी ऊपर से ये सारा का सारा 11% लिख दिया। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हर किसी का अलग अलग आएगा, मेरा यहाँ पर 11% दिखा रहा है, किसी और को कुछ और होगा, किसी का कुछ और होगा, तो अलग अलग आएगा। एक बार बस ऊपर से दिखा रहा है कि यहाँ पर इन्होंने 11% लिख दिया, फाइनल नहीं है, बेसिकली इससे ऊपर ही जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं। तो उसके नीचे यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस के आगे लिखा हुआ एज एप्लीकेबल, स्टैंप ड्यूटी के आगे लिखा हुआ एज एप्लीकेबल। अभी इन्होंने बताई नहीं क्यों, क्योंकि अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ अभी तक ऊपर से देखा है। तो एक बार हम यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद ये हमसे हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमें गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ओटीपी आएगा, देन हमें सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर कंसेंट मांग रहा है। बेसिकली आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वही पुराना इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपनी अमाउंट डालोगे, जैसे हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए डाली, तो हम यहाँ पर अब मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बार के लिए मैं यहाँ पर 24 मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर पूरा का पूरा दिखा देगा कि 24 मंथ आपने सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने 1 लाख अमाउंट डाली, तो आपकी ईएमआई इतनी बन रही है हर महीने की। यहाँ पर लिखा हुआ है 4,696 रुपए की आपकी ईएमआई बन रही है। इसके अलावा यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 11% दिखा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस भी दिखा रहा है 756 रुपए की। बेसिकली 1% से भी कम पड़ी, बट देखो हर किसी का केस टू केस अलग होता है, किसी को 1% से कम पड़ रहा है, किसी को 1% से ज्यादा पड़ रही है। तो जो आप अप्लाई करोगे तो आपके इंटरफेस पर वहां पर क्लियर नजर आएगा। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी, बेसिकली ना स्टैंप ड्यूटी के 200 से 300 रुपए लगते हैं, या 150 से 200 कुछ ऐसी है, मतलब कुछ ज्यादा खास नहीं है स्टैंप ड्यूटी के, बट प्रोसेसिंग फीस मेन होती है। यहाँ पर उसने दिखा दिया कि इतनी फीस लग रही है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि अपना फुल नेम डाल देना, अपना जेंडर डाल देना, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, एम्प्लॉयमेंट टाइप की आप सैलरीड हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी मंथली सैलरी पूछी गई तो वो अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। देन आपसे आपका पिन कोड पूछा गया, सिटी पूछी गई, तो ये सारी बेसिक डिटेल आप अपने अकॉर्डिंगली एंटर कर देना। देन नीचे हमें चेकबॉक्स को टिक करना है, दोनों चेकबॉक्स को टिक करके सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब बेसिकली यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोड हो रहा है, यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम वेरिफिकेशन। अब बेसिकली आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना पड़ेगा, तो लोन तभी मिलेगा ना कि उनको भी थोड़ा ट्रस्ट हो, पता चले कोई बेरोजगार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, उसके पास कोई पैसे का साधन नहीं है, वो बाद में लोन रिपे नहीं कर पा रहा, तो कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी। कंपनी चाहेगी कि उन्हीं को लोन दे जो थोड़ा रीपे करने की कैपेबिलिटी भी रखते हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपना इनकम प्रूफ डालना है। तो यहाँ पर सिंपली करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखो जिस भी बंदे का, जैसे कोई बिजनेसमैन है उसके अकाउंट होगा जिस भी बैंक में होगा, तो वो यहाँ पर बैंक चूज कर लेना, या कोई बंदा सैलरीड है जिसके अकाउंट में सैलरी आती है तो वो बंदा वो वाला अकाउंट चूज कर ले। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना अकाउंट चूज कर लेना किसके अंदर आपके पैसे आते हैं। बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन नीचे कंसेंट बॉक्स पर टिक करना है, देन गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उस ओटीपी को डालना है, देन प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब ये सारी की सारी डिटेल आपकी फेच कर लेगा, तो सिंपली यहाँ पर आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है, देन अप्रूव पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया योर कंसेंट वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड, तो यहाँ पर इस पेज पे 1 से 2 मिनट लेगा, आपको बैक नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना, आपकी कंपनी का क्या नाम है, आपकी कंपनी के क्या टाइप है, आप कौन सी जॉब प्रोफाइल में हो। वर्क ईमेल आईडी ऑप्शनल है, मतलब वर्क ईमेल आईडी बेसिकली वो होती है, ऐसे नहीं कि सीधा आपने @gmail.com डाल दी। लाइक कि TCS है, कोई बंदा मान लो लेट्स सपोज TCS के अंदर काम कर रहा है, तो जो भी उसकी ईमेल आईडी होगी जिस भी नाम से होगी, लेट्स सपोज किसी बंदे का नाम है सागर, जैसे सागर @tcs.com, लास्ट में देखो कंपनी का नाम आ गया और .com आ गया, ऐसा नहीं कि google.com आ रहा है, तो कंपनी की वर्क ईमेल आईडी वो होगी कंपनी का नाम और .com, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना अगर किसी की वर्क ईमेल आईडी हो तो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया टोटल वर्क एक्सपीरियंस, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसके अलावा भी आपकी कोई पहले से ईएमआई चल रही है, जितनी भी ईएमआई चल रही है मंथली, तो यहाँ पर आप वो एंटर कर देना जो भी आपकी अमाउंट है। ये सारी चीजें डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब
यहाँ पर आपसे आपका ऑफिस एड्रेस पूछा गया तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली सारा का सारा फिल कर देना, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब जिन्होंने भी अपनी वर्क ईमेल डाली है उस पर यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, तो सिंपली यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो जो ईमेल पर ओटीपी आएगा उसे यहाँ पर डाल देना, देन सबमिट कर देना। अब ये सारी चीजें करने के बाद ना अब साथ ही साथ आपके पास बजाज वाला कॉल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक इनपुट दे दिया कंपनी को, मतलब कि आपने सारा का सारा फॉर्म भर दिया, फॉर्म बजाज के एम्प्लॉयज के पास आ चुके हैं। अब वो भी आपकी मदद करेंगे कि आपको आसानी से लोन मिल जाए, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली उनके साथ थोड़े बातचीत कर लेना। बेसिकली क्या होगा, वो ना आपको यहाँ पर डिजी लॉकर का लिंक भेजेंगे, तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको साइन इन करना है। बेसिकली ना एक केवाईसी का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर आपको साइन इन करना है, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली उसको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपसे डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन पूछा गया होगा। देखो जिन लोगों ने पहले डिजी लॉकर का अकाउंट बना रखा है तो वो यहाँ पर उनका सिक्योरिटी पिन होगा, तो वो डाल देना। जिन्होंने नहीं बना रखा वो साइन अप करके बनाना पड़ेगा, या फिर जो लोग भूल गए तो उन्हें फॉरवर्ड करके रिकवर करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। तो यहाँ पर सिंपली आपको डिजी लॉकर का पिन एंटर करना है, देन डन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट योर केवाईसी, तो अब यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी करानी होगी। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर दिखा रहा है लोन समरी। ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा फाइनल पेज है, इसको एक बार ढंग से चेक कर लेना कि सारी की सारी चीजें यहीं पर लिखी होंगी। तो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है कि आपने लोन अमाउंट के लिए इतना रिक्वेस्ट किया, मान लो कि आपने 1 लाख रुपए रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पर दिखाएगा, उसके नीचे दिखाएगा प्रोसेसिंग फीस इतनी है। उसके बाद यहाँ पर 2 चेकबॉक्स और आ रहे हैं, फाइनेंशियल फिटनेस डिटेल रिपोर्ट, अगर आप इसको लोगे तो 999 रुपए और लगेंगे। एक और है यहाँ पर फाइनेंशियल फिटनेस रिपोर्ट, इसको लोगे तो 299 रुपए और लगेंगे, तो यहाँ पर आपके और चार्जेस लगेंगे। अगर आपने लेनी है तो इसको देख लेना, वैसे इनको अवॉइड ही करना, क्यों फालतू के चार्जेस देने। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ टोटल लोन अमाउंट इतना हो गया, प्रोसेसिंग फीस इतनी है, स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर 100 रुपए की है। आपको हर महीने की जो ईएमआई आएगी वो यहाँ पर आएगी इतने अमाउंट की, हर किसी का अलग अलग है, तो मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। अब इसको कैलकुलेट करोगे ना सारा का सारा, तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखो हमारे स्टार्टिंग के पेज पे दिखा रहा था कि 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मिल रहा है, बट अगर हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो ये अभी तक 15% जा रहा है। देखो जब हम लोन अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करना होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कहीं से भी लोन अप्लाई करो, चाहे बजाज से करो चाहे कहीं और से करो, एक अच्छी आदत मान लो कि अलग अलग जगह से ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेना। इस वीडियो में हम बजाज के अंदर बना रहे हैं, तो बजाज का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा मैं कहूँगा उनको एक बार और जगह से भी कंपेयर कर लेना, बैंकों से कर लेना, यहाँ से कर लेना, वहाँ से कर लेना। आपका फायदा होना चाहिए जहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना। अब देखो किसी का मान लो अभी यहाँ पर 15% आ रहा है, ठीक है चलो इतना ठीक है, क्योंकि पर्सनल लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, चल जाता है। अब किसी का मान लो 25% आ रहा है, किसी का 30% आ रहा है, तो फिर आप अवॉइड ही करना। बाकी किसी को अगर बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, इमरजेंसी में पैसे चाहिए, तब आप देख सकते हो। बट अब हर किसी का ना केस टू केस डिपेंड करता है कि किसी को लेना है कि नहीं लेना, वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। बट अगर 15% तक आ रहा है, 20% तक आ रहा है, तब ठीक है, बट उससे ऊपर जा रहा है तो एक बार के लिए मैं कहूँगा अवॉइड ही करना। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। अब सिंपली यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ लिखा है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, मतलब कि जिस भी अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आप ऐड अकाउंट कर देना। ऐड अकाउंट करने के बाद अब सिंपली यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, IFSC, अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट टाइप। तो सिंपली यहाँ पर सारी चीजें डाल देना। उसके बाद यहाँ पर लिखा आ जाएगा बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पर आपका सारा का सारा आ जाएगा मैंडेट डिटेल्स के अंदर। तो अभी यहाँ पर लिखा आ रहा है यू आर बीइंग ऑटो रीडायरेक्ट टू नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाओगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो पूरा का पूरा आ गया, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब बेसिकली क्या होगा, अब बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहती है। अब वो क्या होगा, अब ये बजाज के एम्प्लॉइज आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अब वो कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बेसिकली 2 तरीके से होती है, तो बजाज के एम्प्लॉइज आपके घर आएंगे या फिर फोन के ऊपर कर देंगे। अब वो पार्ट उनका है, अब उनकी कॉल कब आती है या एजेंट कब आते हैं, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तो तुरंत आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। बाकी ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे बजाज के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।